नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। चुनाव के मैदान में आज जबरदस्त जुबानी जंग देखने को मिली। आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। विरोधी दलों पर सबसे करारा हमला किया अमित शाह ने। अमित शाह ने कहा 4 जून के बाद शहजादों की जोड़ी बैंकॉक के लिए निकल जाएगी, क्योंकि कांग्रेस 40 भी पार नहीं कर पाएगी और अखिलेश यादव की पार्टी को 4 सीटें मिल जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अखिलेश यादव ने दावा किया कि 4 जून को सरकार तो इंडिया अलायंस की ही बनेगी, फिर अमित शाह को सोचना होगा कि उन्हें कहां भागना है। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कहा कि 4 जून के बाद जब नरेंद्र मोदी से ईडी पूछताछ करेगी तो मोदी कहेंगे उन्होंने कुछ नहीं किया, सब परमात्मा ने करवाया, इसलिए मोदी अभी से खुद को ईश्वर का अवतार बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों पार्टियों को करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि जो लोग हिंदुओं का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देना चाहते हैं, उन्हीं लोगों ने पूर्वांचल को अपराधियों, गुंडों और माफिया का गढ़ बना दिया था। अब वही लोग माफिया के खात्मे पर आंसू बहा रहे हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने चैलेंज दिया, अगर हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। 4 जून तक का ही वक्त है, 4 जून के बाद तानाशाही खत्म हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि इस बार पंजाब में उनकी पार्टी 13 की 13 सीटें जीतेगी और केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। केजरीवाल ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपनी जमानत की डेडलाइन 1 हफ्ते के लिए बढ़ाने की मांग की, अपनी बीमारी को आधार बनाया। और बंगाल में आज कैंपेन थमा रहा। इन सब बातों की चर्चा डिटेल में करेंगे आज की बात में, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। लास्ट फेज में यूपी की वाराणसी समेत सभी सीटें पूर्वांचल की हैं और पूर्वांचल में माफिया और मुस्लिम आरक्षण, ये 2 बड़े इश्यूज हैं, जहां बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने आखिरी वक्त में पूरी ताकत लगा दी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं। आज गला खराब होने के बावजूद पूर्वांचल में योगी ने 5 पब्लिक मीटिंग्स को एड्रेस किया। क्योंकि पूर्वांचल एक जमाने में माफिया के लिए बदनाम रहा है, लेकिन पिछले 7 साल में योगी आदित्यनाथ ने इस इलाके से माफिया और गुंडों का सफाया कर दिया है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी खत्म हो चुके हैं। गाजीपुर से मुख्तार अंसारी एक भाई अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि अफजाल अंसारी को किडनैपिंग के केस में 7 साल की सजा हो चुकी है, जिसे अफजाल ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। इस केस का फैसला आज आना था, लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया। अगर हाईकोर्ट अफजाल अंसारी की पिटीशन खारिज करता है, सजा पर रोक लगाने से इनकार करता है, तो अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन फिलहाल फैसला पेंडिंग है, इसलिए सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी की मौत को मुद्दा बनाकर सिंपैथी बटोरने की कोशिश कर रही है, इसलिए बीजेपी ने पूर्वांचल में माफिया राज को समाजवादी पार्टी के खिलाफ बड़ा इशू बनाया है। योगी आदित्यनाथ ने मोहम्मदाबाद की रैली में कहा, जो लोग पिछड़ों के हमदर्द बनते हैं, असल में वही पिछड़ों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। असल में मोहम्मदाबाद वही जगह है जहां से कृष्णानंद राय विधायक थे। मुख्तार अंसारी ने बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करवाई थी, इसीलिए हर रैली में योगी ने इसका जिक्र किया। योगी ने कहा, आज भी कृष्णानंद राय की हत्या करने वालों की मौत पर अखिलेश मातम मनाने जाते हैं। इसके बाद योगी ने कृष्णानंद राय के साथ मारे गए लोगों के नाम गिनाए, उनकी जाति बताई और फिर अखिलेश से पूछा कि जिन लोगों को माफिया ने मौत के घाट उतारा, क्या वो पिछड़े नहीं थे? जब भी कृष्णानंद राय जैसा कोई कार्यकर्ता, कोई जनप्रतिनिधि विकास के लिए कोई प्रयास करता था, ये समाजवादी पार्टी ऐसे युवाओं नेताओं को माफियाओं की भेंट चढ़ा देता था। और याद करिए, जिन लोगों ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय की हत्या में कोई संवेदना व्यक्त नहीं की, बल्कि हत्यारों को संरक्षण दिया, वे लोग आज माफिया के मरने पर मातम मनाने के लिए आते हैं। किस बर्बरता के साथ मारा गया था बहन और भाइयों, तब भी प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी।
ये दोनों जब मिलते हैं कोई ना कोई अनर्थ होता है, हमें फिर से अनर्थ नहीं होने देना है। आज मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, क्या मुन्ना यादव जिसको मुख्तार जैसे माफिया ने स्वर्गीय कृष्णानंद राय के साथ हत्या के थे, क्या वह पिछड़ी जाति का नहीं था? क्या रमेश पटेल पिछड़ी जाति के नहीं थे? क्या प्रयागराज के माफिया के द्वारा मारा गया राजू पाल क्या पिछड़ी जाति के नहीं थे? और इन माफियाओं को, इन निर्दोष लोगों की हत्या करने की छूट सत्ता कैसे दे देती है? और इसीलिए तो हम कहते रहे हैं, हमारा भी अगर उनका संकल्प बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को मारने का था, उनका संकल्प गरीब के बेटे को मारने का था, तो हमारा भी संकल्प था कि माफिया को मिट्टी में मिला करके रहेंगे। आज अमित शाह ने कुशीनगर की रैली में समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त माफिया के आतंक और योगी के राज में माफिया के अंत की बात की। अमित शाह ने कहा, एक वक्त था जब पूर्वांचल डिस्ट्रिक्ट का माफिया के लिए बदनाम था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल को माफिया से मुक्त करा के पूर्वांचल की पहचान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बनाई। यहां पर एक जिला एक माफिया होता था, अब कोई दिखाई पड़ता है क्या? अरे जोर से बोलो, दिखाई पड़ता है क्या? 2017 में आपने भाजपा सरकार बनाई, भाजपा ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया, योगी जी ने माफियाओं को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम किया। और इतना नहीं, सिर्फ उल्टा लटका कर सीधा किया, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया में मानते थे, हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कर दिया और युवाओं को रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के निशाने पर सीधे सीधे अखिलेश यादव थे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया थे। जिस वक्त मोहम्मदाबाद में योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी के खौफ की याद लोगों को दिला रहे थे, उसी वक्त कुछ किलोमीटर दूर गाजीपुर में अखिलेश यादव मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के लिए वोट मांग रहे थे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि आज चंदौली और गाजीपुर दोनों जगह पर हुई रैलियों में अखिलेश ने मुख्तार अंसारी का नाम तक नहीं लिया, माफिया के खिलाफ एक्शन की बात नहीं की। हर जगह यही कहा कि बीजेपी इधर उधर की बातें करके लोगों को गुमराह कर रही है। अखिलेश ने कहा, यह चुनाव संविधान बचाने का है, आरक्षण बचाने का है। अखिलेश ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी भले ही आरक्षण खत्म न करे, लेकिन जब सरकारी संस्थाएं ही नहीं रहेंगी तो आरक्षण कहां पर मिलेगा। बीजेपी के लोग संविधान में दिए हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि अब बीजेपी के लोग घबरा करके कह रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को नहीं खत्म होने देंगे। लेकिन जो नौजवान पढ़ा लिखा है वो जानता होगा, पिछले 10 साल के इनके फैसलों ने जहां संविधान को ठेस पहुंचाई है, समय समय पे इन्होंने बदलने का काम किया है, और वहीं हर चीज को बेच करके, निजीकरण करके इन्होंने हमारे आपके आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ की है। केवल सरकारी नौकरियों की तो की खिलवाड़ है, बल्कि जिन संस्थाओं में हमें आपको नौकरी मिल जाती थी, उन संस्थाओं को भी खत्म कर दिया। आज अखिलेश का स्वर थोड़ा सा बदला हुआ दिखाई दिया। हालांकि संविधान और आरक्षण का मुद्दा इंडिया अलायंस की पार्टियां पिछले 3 महीने से उठा रही हैं। जिन 13 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी, वहां पिछड़ा और दलित वोटर्स निर्णायक साबित होंगे। इसलिए बीजेपी आरक्षण के मुद्दे पर विरोधियों को करारा जवाब दे रही है।
आज योगी आदित्यनाथ ने कहा संविधान को खतरा बीजेपी से नहीं बल्कि इंडिया अलायंस से है। योगी ने कहा कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है पिछड़ों दलितों का आरक्षण कम करके मुसलमानों को दिया जाएगा और बीजेपी ऐसा कभी नहीं होने देगी। इनकी घोषणा पत्र को अगर आप देखेंगे तो इनका घोषणा पत्र लगता है जैसे कोई मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र हो। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी तो वहां आरक्षण का लाभ मुसलमानों को भी देने का काम करेंगे। बहनों और भाइयों, क्या पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के आरक्षण में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को सेंध लगाने की छूट देंगे क्या आप? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं हो सकता। आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को ही मिलना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आपके हकों में डकैती डालना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, इनसे सावधान होने की आवश्यकता है कि सत्ता में आए तो पर्सनल कानून लागू करेंगे। पर्सनल कानून का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल कानून का मतलब तालिबानी शासन। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत में तालिबानी कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। भारत के अंदर शरीयत का कानून लागू नहीं होगा। कुशीनगर में अमित शाह ने भी मुस्लिम आरक्षण की बात की। अमित शाह ने कहा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सत्ता में आए तो पिछड़ों का आरक्षण काटकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में यह वादा किया है और कांग्रेस जहां जहां पावर में है वो यही काम कर रही है। अमित शाह ने कहा कि देश की जनता समझदार है, न कांग्रेस सत्ता में आएगी न मुसलमानों को ओबीसी कोटे से रिजर्वेशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम आरक्षण देंगे, गलती से भी उनको जिताया तो पिछड़ा अति पिछड़ा दलित का आरक्षण छीनकर ये मुसलमानों को देने का काम करेंगे। और मैं डराने नहीं आया। कर्नाटक में उन्होंने ये किया है, हैदराबाद में ये किया है, बंगाल में ये किया था, हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। मुस्लिम आरक्षण संविधान सम्मत नहीं है। अपनी वोट बैंक को जिंदा करने के लिए ये मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, जिसका सीधा खामियाजा पिछड़ा वर्ग को भुगतना पड़ेगा। मगर आप चिंता मत करो, ना ये जीतने वाले हैं न हम ऐसा होने देंगे। जब तक नरेंद्र मोदी जी है, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, नहीं लगा। अखिलेश यादव 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि यूपी की 80 में से 79 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा, सिर्फ काशी में फाइट दिख रही है। लेकिन आज उन्होंने दावा किया कि इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करेगा और बीजेपी पूरे देश में 140 सीटों के पार नहीं जाएगी। हालांकि आज कुशीनगर की चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा अखिलेश को बीजेपी के नहीं अपनी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि 4 जून को कांग्रेस की सुई 40 से कम कर अटकेगी और समाजवादी पार्टी की गाड़ी का आंकड़ा 4 पार नहीं कर पाएगा। 6 चरण का चुनाव समाप्त हो गया है। मेरे पास 5 चरण का आंकड़ा है। जानना चाहते हो क्या? तो सुन लो। 5 चरण में मोदी जी 310 सीटें पार कर चुके हैं। ये छठा हो गया, 7वां होने वाला है। आप लोगों को 400 पार कराना है, 400 पार। मैं आज इस कुशीनगर के मंच से 4 तारीख का परिणाम कहता हूं। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रखना। और अखिलेश बाबू, कितना भी
आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी पार। देश की जनता ने तय किया है कि अगले 5 साल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे और इसके बार बार वो प्रधानमंत्री रहेंगे। और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब, आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। पूर्वांचल वो इलाका है जहां कभी समाजवादी पार्टी का डंका बजता था। बीजेपी को इस इलाके में कमजोर माना जाता था। इस इलाके में पूरी तरह माफिया का राज था। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, अभिषेक सिंह, हनी उर्फ जहर, विजय सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं जो पूर्वांचल में अपना साम्राज्य चलाते थे। लोग डर के माहौल में जीते थे। ये लोग माफिया वाले खुद चुनाव जीतते थे, आसपास के इलाकों में दूसरी पार्टियों को जिताते थे और बदले में उन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिलता था। लेकिन 2017 के बाद इस इलाके की तस्वीर बदल गई। योगी आदित्यनाथ ने माफिया का राम नाम सत्य करवा दिया। जो बचे वो जेल में हैं। पूर्वांचल माफिया मुक्त हो गया। माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चल गया। यहां के गरीबों के लिए योगी ने घर बनवा दिए और इसका असर यह हुआ कि इस इलाके से समाजवादी पार्टी और बीएसपी का प्रभाव खत्म हो गया। पिछले 4 चुनाव में यहां बीजेपी का दबदबा रहा है, क्योंकि इस इलाके का जातिगत समीकरण ऐसा है जिसमें मुस्लिम और पिछड़े वर्ग का वोट चुनावी नतीजे तय करता है। इसलिए अब अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखा रहे हैं। इसका असर होगा, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि योगी ने जनता को माफिया के डरते इंतजात दिलाई है, जिससे हिंदू भी परेशान थे और मुसलमान भी, और लोग इस परिवर्तन को महसूस करते हैं। इसीलिए योगी को भरोसा है कि इस बार जाति और मजहब से ऊपर उठकर पूर्वांचल के हर वर्ग का सपोर्ट बीजेपी को मिलेगा। लास्ट फेज में बिहार की 8 सीटों पर भी पोलिंग होनी है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी मिलकर लड़ रहे हैं। आज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने पटना साहब, पाटलिपुत्र और आरा में 3 ज्वाइंट रैलियां की। पटना साहब की रैली के बाद जैसे ही राहुल गांधी पाटलिपुत्र सीट पर कैंपेन के लिए पालीगंज पहुंचे तो वहां मंच नीचे धंस गया। इस सीट से लालू यादव की बेटी मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं। इस मंच पर मीसा भी मौजूद थी। मीसा ने राहुल का हाथ थामकर उन्हें संभाला। पाटलिपुत्र में तेजस्वी ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। कहा, मोदी और अमित शाह मुस्लिम आरक्षण को लेकर झूठ फैला रहे हैं। असलियत यह है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है और धीरे धीरे रिजर्वेशन को खत्म कर रही है। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी को हार का डर है, इसलिए मोदी बिहार आकर उन्हें जेल में भेजने की धमकी देते हैं, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी ने कहा, जब लालू मोदी से नहीं डरे तो लालू का बेटा क्यों डरेगा? मोदी में हिम्मत है तो उन्हें जेल में डालकर दिखाएं। डर गए का मोदी जी 34 साल के नौजवान से तड़ा के रोड पर ले आए। हमारा से बतियावा तड़ा कि तेजस्वी को जेल भेज देंगे, तो राहुल जी को भेज देंगे, तो हेमंत सोरेन को भेज दिए, तो अरविंद केजरीवाल को भेज दिए। तानाशाही 4 जून तक बाद में हमने के फरियाले लालू जी ना डराइले मोदी जी से, तो लालू जी का लड़को डरा चाहिए। अरे मोदी जी बिहार और बिहार उड़ती चिड़ियों के हल्दी लगावेला। इनसे हमको जेल भेजेंगे, सबको जेल भेज देंगे। ए मोदी जी, तू हेलीकॉप्टर लेके चलो ये जो विदेश जो जाते वो वाला प्लेन लेके आए और बिहार जाइए तो हमनी के उठा लो। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी के उठा ही लिए,
तमिलनाडु में स्टालिन जी को उसमें डाल दिए, उद्धव ठाकरे शरद पवार जी को उसमें डाल दिए, बंगाल में ममता बनर्जी को ढाल के ले चलो तिहाड़, एक के बाद फैसला कर दो। लेकिन ये मालिक हमारी जनता हिसाब लेगी। जो तेजस्वी युवा के लिए बेरोजगारी के लिए लड़ रहा है, गरीब के लिए लड़ रहा है, किसान के लिए लड़ रहा है, उसको ही जेल भेजना चाहते हैं। तो उनको भी कह देते हैं ये दिल्ली और झारखंड नहीं, ये बिहार है, हाथ लगा करके जरा दिखाइए, हम लोग एक से एक हिसाब कर देंगे। हर जात के भाई सब लोग मिल करके एकदम मिजाज रखिए टनाटन टनाटन टनाटन। अरे मिजाज बानू टनाटन टनाटन, नौकरी मिलेगा फटाफट फटाफट फटाफट, बहन लोग के खाता में ₹1,00,000 जाए खटाखट खटाखट खटाखट। अब भाजपा हो जाए सफाचट सफाचट सफाचट। और लालटेन 3 तारा पे वोट पड़ी, पंजाब पे वोट पड़ी, टकाटक टकाटक टकाटक। राहुल गांधी का आज का भाषण हमेशा की तरह अपनी लाइन पर था। आज उन्होंने एक ही अलग तरह की बात कही, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें विशेष काम के लिए धरती पर भेजा है और वो उसी लक्ष्य को पूरा करने में लगे हैं। राहुल गांधी ने इसी बात को मैनिपुलेट किया। राहुल ने कहा, लिख कर रख लो, इस बार मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने वाले। अब मोदी बार बार कहते हैं कि उन्हें परमात्मा ने भेजा है, क्योंकि अगर चुनाव के बाद उन्हें ईडी का सामना करना पड़ा, अडानी के बारे में पूछताछ हुई, तो मोदी कहेंगे उन्हें कुछ नहीं पता, जो पूछना है परमात्मा से पूछो। मुझे परमात्मा ने ऊपर से भेजा है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का मैसेंजर हूं, उनका काम करने आया हूं। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है ये परमात्मा वाली, क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी जी के बारे में पूछेंगे, तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी, आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। बिहार में कम से कम 40 सीटें आनी है, एक सीट भी नहीं जानी चाहिए। इंडिया गठबंधन को पूरी की पूरी मिलनी चाहिए। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, ये गारंटी करके ले लो। राहुल गांधी को जवाब दिया पटना साहिब से बीजेपी के कैंडिडेट रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर चाहे जो भी कहें, जितनी भी गालियां दें, मोदी से उनका कोई जोड़ नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सपने देखने पर तो कोई रोक नहीं है, राहुल जो चाहे सपने देखे, लेकिन वो सपने पूरे होने वाले नहीं हैं। दिन में सपने बहुत देख रहे राहुल गांधी। 19 में भी यही कहा था ना, कितनी बेशर्मी भरी बात कही थी। राहुल गांधी, आप नरेंद्र मोदी की ईमानदारी से तुलना करेंगे अपनी, उनके एक दाग नहीं है और आप खुद दागदार हैं और सारे आपके साथी। कोई को सजा हो गई, कोई जेल के अंदर है, इस तरह की बातें नहीं करें। राहुल गांधी हताश हैं और हताश हैं तो परेशान हैं। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, तेजस्वी बनने वाले हैं, कौन बनने वाले हैं? नया नया शब्द निकालते हैं, खटाखट पटापट। तो राहुल गांधी का 4 तारीख को जनता कर देगी चटाचट चटाचट। रविशंकर प्रसाद की बात सही है कि 2019 में भी राहुल गांधी इसी तरह से जीत के बड़े बड़े दावे करते थे। तब भी वो नरेंद्र मोदी को जेल में डालने की बात कहते थे, चौकीदार चोर है का नारा लगाते थे, अडानी अंबानी को रोज याद करते थे। 5 साल बाद महीना वही है, दावे वही हैं और इल्जाम भी वही है, सब कुछ बरकरार है। बिहार में आज तेजस्वी यादव ने भी राहुल का पूरा साथ दिया, अपने अलायंस की जीत का दावा किया और कहा कि मोदी उन्हें जेल में डालकर दिखाएं। केजरीवाल ने भी इसी तरह की बातें की। केजरीवाल आजकल पंजाब में हैं,
13 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। केजरीवाल ने पंजाब में डेरा डाला हुआ है। केजरीवाल ने आज अमृतसर में व्यापारियों से मुलाकात की, फिर जालंधर और लुधियाना में रोड शो किया। इसके बाद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बार बार तानाशाह का, अहंकारी का और फिर बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि ये लोग देश में वन पार्टी वन लीडर का राज लाना चाहते हैं। क्योंकि अमित शाह ने कल ही लुधियाना में रैली की थी और कहा था कि 4 जून के बाद पंजाब सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ज्यादा दिन नहीं रहेगी। केजरीवाल ने इसी बयान को मुद्दा बनाया। केजरीवाल ने कहा कि अमित शाह पंजाब में खुलेआम धमकी देकर गए हैं, लेकिन उन्हें पहले इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि 4 जून को देश में उनकी सरकार बचेगी या नहीं। कल गृह मंत्री अमित शाह जी लुधियाना आए थे और वहाँ पे पहले तो उन्होंने पंजाब के लोगों को खूब गाली गलौज किया, गालियाँ दी पंजाब के लोगों को, और फिर धमकी देके चले गए पूरे पंजाब के 3 करोड़ लोगों को कि 4 जून के बाद तुम्हारी जो तुम लोगों ने सरकार चुनी है पंजाब के लोगों ने, उस सरकार को गिरा देंगे और जिस शख्स को तुम लोगों ने अपना मुख्यमंत्री बनाया है उस शख्स को मुख्यमंत्री से हटा देंगे। इस किस्म की गुंडागर्दी और इस किस्म की भाषा आज तक इस देश में किसी गृह मंत्री ने नहीं की कि किसी राज्य के अंदर जाके इस तरह से गुंडागर्दी करके और खुलेआम वहाँ की पूरी आवाम को धमकी देके चले जाएं। लोग पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से कि 117 में से 92 एमएलए हैं, आपके 3 एमएलए हैं, आप इन 92 एमएलए को कैसे सरकार कैसे गिराओगे? आपके पास क्या प्लान है? पंजाब के लोगों को ईडी भेज के डराओगे? पंजाबियों को ईडी भेज के डराओगे? सीबीआई भेज के डराओगे या खरीदोगे? कितना दाम लगाओगे पंजाबियों का? कितना पैसा है तुम्हारे पास? मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, पहले 4 जून को अपनी सरकार बना लो, अपने बारे में सोचो। पंजाब के लोगों को धमकियां देना बंद करो। पंजाब के लोग इस बार जब बटन दबाने जाएंगे तब आपको सबक सिखाएंगे, आपकी धमकी का जवाब देंगे। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह की जिस स्पीच का जिक्र किया वो भी आपको सुनवा देता हूं। कल लुधियाना की रैली में अमित शाह ने करप्शन का इशू उठाया था और दावा किया था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। पूरा पंजाब आज भ्रष्टाचार का अड्डा बना है। केजरीवाल को केस लड़ना है, फीस चाहिए तो पंजाब के एटीएम से उठा लेते हैं। केजरीवाल ने अपने पंजाब को भ्रष्टाचार का एटीएम बनाकर रखा है। एटीएम बना, उनको चुनाव लड़ना है, अपना क्रेडिट कार्ड, मान नाम का क्रेडिट कार्ड एटीएम में डालकर पैसा दिल्ली ले जाते हैं। मान साहब, ये भ्रष्टाचार बंद कर दीजिए। पंजाब की जनता बड़ी त्रस्त हो चुकी है, समय पर संभल जाइए। पंजाब में इस चुनाव में आप कुछ साथी भेज दीजिए, मैं बताता हूं ये भगवंत मान की सरकार यहां भाजपा के विजय के बाद लंबा चलने वाली नहीं है, लंबा चलने वाली नहीं है। चूंकि अमित शाह ने भगवंत मान की सरकार को लेकर कमेंट किया था, इसलिए आज भगवंत मान ने भी जवाब दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा, जो अमित शाह कल अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठा रहे थे, उन्हें पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। गृह मंत्री साहब कह रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनकी आत्मा तड़पती होगी, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि एक मुख्यमंत्री दिल्ली का जेल में भी मुख्यमंत्री है, इस्तीफा नहीं दिया। मैंने कहा बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा उस वक्त बहुत तड़पती होगी, उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि एक तड़ी पार देश का गृह मंत्री बन जाएगा। अपनी पीढ़ी थले सोटा फेरो पहला केड़े कानून च लिखा कि इस्तीफा देना है? ये तो चाहते हैं तो किसी ने भी मैनू फड़ के अंदर कर देंगे, इस्तीफा दे दे। क्यों भाई? कोई आरोप लगे ने, दोष थोड़ी साबित हुए ने। पंजाब में केजरीवाल की मुसीबत यह है कि यहां उन्हें कांग्रेस का विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जिस कांग्रेस के लिए 2 दिन पहले तक वो दिल्ली में वोट मांग रहे थे, आज उसी कांग्रेस को हराने की अपील करनी पड़ रही है।
पंजाब में सियासी समीकरण कैसे हैं, इन्हें समझने के लिए जालंधर का मुकाबला एक बड़ा एग्जाम्पल है। यहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के सिटिंग एमपी को टिकट दे दिया। अकाली दल ने कांग्रेस के फॉर्मर एमपी मोहिंदर सिंह केपी को मैदान में उतार दिया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को नए उम्मीदवार मैदान में उतारने पड़े। दोनों पार्टियां इंडी अलायंस में हैं, लेकिन यहां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के केस में फिलहाल जमानत पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें 21 दिन के लिए इंटरिम बेल दी थी। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर करना है, वापस जेल जाना है। केजरीवाल इंटरिम बेल के मौके का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात और पंजाब में भी कैंपेन किया। अभी 2 दिन पंजाब में रहेंगे, रोज भाषण दे रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल ने हेल्थ ग्राउंड पर अपनी जमानत 1 हफ्ते तक बढ़ाने की अपील सुप्रीम कोर्ट से की है। पिटीशन में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया है। उनका कीटोन लेवल बहुत हाई है, जिसकी वजह से उनकी किडनी की प्रॉब्लम है और हार्ट में भी परेशानी हो सकती है। डॉक्टर्स ने फुल बॉडी चेकअप की सलाह दी है, जिसमें करीब 1 हफ्ता लगेगा। इसलिए अदालत केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि 1 हफ्ता बढ़ा दी। केजरीवाल की पिटीशन को बीजेपी ने ड्रामा करार दिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जब मेडिकल टेस्ट इतना ही जरूरी था तो पंजाब में कैंपेन क्यों कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल नौटंकीबाज हैं। पूरे प्रचार में उनकी तबीयत ठीक थी, भीषण गर्मी में भी वो प्रचार कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, और अभी भी पंजाब के प्रचार में है। लेकिन अंतरिम बेल की अवधि बढ़ाई जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। नई नई बीमारियां बताई जा रही हैं। अगर आपको बीमारियां थी तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइए, और न्यायिक हिरासत में का इलाज नहीं होता है क्या? लेकिन जानबूझकर अब पंजाब के प्रचार में निकल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करें 7 दिन बढ़ाई जाए। ये उनका नौटंकीबाज, एक ड्रामेबाज है। और मैं तो पंजाब की जनता से अपील कर रहा हूँ कि अगले 3 दिन ये नौटंकीबाज पंजाब में रहने वाले हैं। वहाँ इनको चक्कर आएंगे, ये गिर जाएंगे, ड्रामा करेंगे कि किसी तरह से मुझे सहानुभूति मिल सके। लेकिन पंजाब की जनता भी दिल्ली की जनता की तरह इनका सुपड़ा साफ करेगी। बीजेपी ने जब इस मामले में अरविंद केजरीवाल पर शक जाहिर किया, सवाल उठाए, तो केजरीवाल का रिएक्शन आया। पंजाब में केजरीवाल ने कहा वो तो सिर्फ मेडिकल टेस्ट के लिए 1 हफ्ते की मोहलत चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वाले इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो तो चाहते हैं कि केजरीवाल जिंदा ही ना रहें। उनकी तो तहे दिल से इच्छा है कि केजरीवाल मर जाए। मैंने 7 दिन तक केवल अपने टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि मेरा वजन 7 किलो, आपको वैसे ही दिख रहा होगा, जो लोग मेरे को जानते हैं कि वजन बहुत ज़्यादा गिर गया। 7 किलो वजन अगर किसी व्यक्ति का 1 महीने में गिर जाए बिना किसी कारण के, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है। तो डॉक्टर्स ने कहा है, बहुत सारे टेस्ट्स लिखे हैं, 1 ही हफ्ता मैंने मांगा है कि 1 हफ्ते के अंदर मैं अपने सारे टेस्ट करा लूँगा। ऐसा हो सकता है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस जो है, ये बहुत सीरियस चीज़ है। कोई सीरियस बीमारी हो सकता है अंदर चल रही हो और पता ना चले, और बाद में फेज 2 फेज 3 में पहुंच जाए बीमारी, जब बहुत लेट ना हो जाए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। मोदी ने कहा कि जो लोग पहले कहते थे कि सोनिया गांधी को जेल होनी चाहिए, शरद पवार को जेल होनी चाहिए, वही लोग अब उनके समर्थन में खड़े हो गए हैं। मोदी ने कहा, दुख तो इस बात का है कि आजकल भ्रष्ट नेताओं को हीरो बनाने का चलन बढ़ गया है। जहां तक करप्शन का सवाल है, देश में पहले क्या आवाज उठती थी कि करप्शन तो हुआ, लेकिन उन्होंने किसी छेटे आदमी को सूली पर चढ़ा दिया। सामान्य रूप से मीडिया में भी चर्चा होती थी कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को आप पकड़ करके चीजें निपटा देते हो। अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं, तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो। ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव घड़ती है। पहले आप ही कहते थे छोटों को पकड़ते हो, बड़े छूट जाते हैं। जब सिस्टम ईमानदारी से काम करने लगे, बड़े लोग पकड़े जाने लगे, तो अब आप चिल्लाने लगे हो। दूसरा जो देश के लिए चिंता का विषय है, वो भ्रष्ट लोगों का महिमा मंडन है।
हमारे देश में कभी भी भ्रष्टाचार में पकड़े गए लोग या किसी को आरोप भी लगा तो लोग 100 कदम दूर रहते थे। आजकल तो भ्रष्ट लोगों को कंधे पर बिठा करके नाचने की फैशन हो गई है। तीसरा प्रॉब्लम है, जो लोग कल तक जिन बातों की वकालत करते थे, आज अगर वही चीजें हो रही हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। पहले तो वही लोग कहते थे सोनिया जी को जेल में बंद कर दो, फलाने को जेल में बंद कर दो, और आप वही लोग चिल्लाते हैं। मोदी की बात सही है कि केजरीवाल एक जमाने में सोनिया गांधी, शरद पवार, लालू यादव जैसे सारे नेताओं को जेल भेजने की बात करते थे। वो कहते थे कि जैसे ही किसी पर आरोप लगे और वो पावर में हो तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब दोनों बातें बिल्कुल बदल चुकी हैं। अब वो सोनिया गांधी, शरद पवार, लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और जेल से सरकार चलाना चाहते हैं। इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तंज कसा कि वर्क फ्रॉम होम तो हमने सुना था, वर्क फ्रॉम जेल पहली बार सुना है। केजरीवाल के लिए आज एक और बुरी खबर आई। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और बदसलूकी के केस में केजरीवाल के करीबी विभव कुमार की जमानत की याचिका आज 30 हजारी कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। कोर्ट में विभव कुमार के वकील ने दलील दी थी कि घटना वाले दिन जब स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल के सरकारी घर में ये तय करके पहुंची थी कि उन्हें क्या करना है, विभव कुमार उस वक्त चीफ मिनिस्टर के घर पर मौजूद नहीं थे। उन्हें तो वहां फोन करके बुलाया गया। कोर्ट को उस दिन का सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया जिसमें स्वाति मालीवाल केजरीवाल के घर से खुद पैदल चलकर निकल रही थी। विभव के वकील ने कहा घटना के 3 दिन बाद साजिश के तहत शिकायत दर्ज कराई गई। चूंकि सुनवाई के वक्त स्वाति मालीवाल कोर्ट में मौजूद थी, वो वीडियो देखकर विभव के वकील की दलीलें सुनकर रोने लगी। स्वाति मालीवाल ने खुद जज के सामने खड़े होकर कहा जब से उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं, यहां तक कि रेप की धमकी दी जा रही है। इसके बाद सरकारी वकील ने कोर्ट से कहा कि विभव कुमार प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर ऐसे आरोपी को इस वक्त जमानत दी गई तो स्वाति और उनके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने भी विभव कुमार की जमानत का विरोध किया और कहा कि विभव कुमार सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं। सबकी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने विभव कुमार की पिटीशन खारिज कर दी। अब विभव कुमार लोअर कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के केस में अब तक कुछ नहीं कहा है। जब जब उनसे पूछा गया उन्होंने इतना ही कहा कि दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं, मामला कोर्ट में है, सब जुडिस है, इसलिए वो इस पर कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन लोग सवाल पूछते हैं कि शराब घोटाले का केस भी सब जुडिस है, उस पर तो केजरीवाल खूब बोलते हैं, रोज बोलते हैं। सच्चाई है कि स्वाति मालीवाल के केस में केजरीवाल के लिए इधर कुआं है उधर खाई। विभव कुमार उनके करीबी हैं, स्वाति मालीवाल भी केजरीवाल की करीबी रही हैं। दोनों केजरीवाल के राजदार हैं, इसलिए केजरीवाल खामोश हैं। आजकल पाकिस्तान में इंडिया टीवी के इलेक्शन शो सलाम इंडिया की काफी चर्चा है। इस शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाबों की काफी चर्चा है। इलेक्शन स्पेशल में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कहा, जिस अंदाज में पाकिस्तान के एटम बम पर जवाब दिया, जिस अंदाज में चंद्रयान मिशन की बात की, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में उसका हर रोज कहीं ना कहीं जिक्र होता है। सलाम इंडिया की क्लिप्स पाकिस्तान में लगातार ट्रेंड कर रही हैं। वहां के यूट्यूबर्स इस शो पर वीडियो बना रहे हैं और उन्हें जबरदस्त हिट्स भी मिल रहे हैं। हैरानी की बात है कि मोदी ने इलेक्शन स्पेशल शो में पाकिस्तान की खिंचाई की, वहां के हालात को लेकर तीखे कमेंट किए, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को मोदी का अंदाज़ बयां बहुत पसंद आया। पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, मेल किया, इस शो पर कमेंट किए। सलाम इंडिया में मैंने प्रधानमंत्री मोदी से पाकिस्तान के एटम बम और पाकिस्तान के मिशन चांद की बात की थी। इस पर मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के लिए झंडे पर चांद हो ये काफ़ी है, लेकिन उन्हें भारत का झंडा चांद पर पहुंचाना था और वो उन्होंने पहुंचा दिया। मोदी के इस जवाब पर पाकिस्तान के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं,
इसका एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। अब एक नई सलाह आपको दी गई है कि भाई पाकिस्तान से जरा डर के रहो, उसके पास न्यूक्लियर बम है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। और बिना कोई सिक्योरिटी चेक में सीधा चला गया। और वहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। मोदी जी ने जो बातें की हैं, कल भी हमने कहा कि बहुत ज़बरदस्त हैं उनकी बातें, उनकी स्पीच, हर एक चीज़, उनका अंदाज़े बयां बहुत ही खूबसूरत है और वो चीज़ों को उस तरह से देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान की भी बात करते हैं तो उनकी बातों से वो नफरत नहीं झलकती, लेकिन वो एक एंगल है ना कि एक दूसरे को दबाने का, एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमारे लोग भी यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, फिर मजबूरी में उनको भी उनका जवाब देना पड़ता है। तो वो क्या ही होता है कि इन दोनों देशों की नीतियाँ अच्छी होती है और साथ मिलकर चलते। पाकिस्तान के झंडे पर चांद और भारत का झंडा चांद पर लहराने की जो बात मोदी ने कही वो फैक्चुअली बिल्कुल करेक्ट है। यही वजह है कि पाकिस्तानियों को यह जवाब बुरा नहीं लगा। पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि मोदी ने तो आईना दिखाया है, इसमें बुरा मानने की क्या बात। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि जब इंडिया का चंद्रयान 3 कामयाब हुआ था, मिशन मून कामयाब हुआ था, तो हमने एक पाकिस्तानी भाई से, लाहौर के एक भाई से रिएक्शन लिया था जिसमें उसने ये बोला था कि पाकिस्तान तो ऑलरेडी मून पे है, यहाँ पे पानी नहीं, वहाँ पे पानी नहीं, यहाँ पे बिजली नहीं, वहाँ पे भी बिजली नहीं। और वो वीडियो, वो क्लिप बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। पानी नहीं है, हाँ तो इधर भी नहीं है, वहाँ पे गैस है नहीं गैस, इधर भी नहीं है, वहाँ पे बिजली है नहीं, ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। उसी क्लिप के ऊपर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने आज रिएक्शन दिया है। इंडिया के प्रोग्राम आपकी अदालत, जो कि रजत शर्मा साहब का प्रोग्राम है, उसमें इस क्लिप के ऊपर बात हुई। जब चंद्रयान उतरा चंद्रमा पर तो उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी चंद्रमा पर हैं, गड्ढे हैं, अंधेरा है, बिजली नहीं है, पानी है। और फिर उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि पाकिस्तान में और हम में ये फर्क है कि हमारा जो फ्लैग है वो मून के ऊपर है, जबकि पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर मून है। उनके लिए झंडे पर चांद है तो बहुत कुछ है, मेरे लिए चांद पे झंडा हो वो सब कुछ। कि वो मून पे गए हैं तो पहली बार वो जब वो नाकाम हुए हैं तो हमारे पाकिस्तान ने बड़ा ज़रा ट्रोल किया उन्हें, ठीक हो गया कि वो नहीं जा सके या ये वो जैसे भी, लेकिन उन्होंने कोशिश की है, वो चले गए। अब हमारा भी शो लॉन्च हुआ है, वो तो सारा सबको पता है कि चाइना की वजह से हुआ है, जैसे भी चल रहा है। हम खुद से कहें तो हम खुद से पाकिस्तान ऐसा वो कुछ नहीं कर सकते। और ये भी एक मज़ेदार बात है कि भारत के मिशन चंद्रयान की सफलता के बाद पाकिस्तान ने भी चीन के साथ मिलकर मिशन मून शुरू किया है। लेकिन इस मिशन की सच्चाई क्या है ये पाकिस्तान में हर कोई जानता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रजत शर्मा सर जी के शो में जो है अपेयर होते हैं, जो कि इंडिया और साथ साथ पाकिस्तान में लोग बहुत शौक से इस शो को देखते हैं। उसमें उनसे सवालात कुछ ऐसे पूछे जाते हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से होता है और जो है मोदी साहब सवालों के जवाब तो देते हैं लेकिन साथ साथ ट्रोलिंग भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। और जनाब उनकी ये जो जवाबात है न सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया बल्कि पूरे दुनिया में जी बड़े अच्छे से वायरल हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर। उनसे पूछा गया कि आप पाकिस्तान बगैर वीज़ा के क्यों गए थे, फिर उनसे पूछा जाता है कि चंद्रयान इंडिया ने किया और पाकिस्तान ने कहा कि हमारा पाकिस्तान ही चांद है। इसके साथ साथ ये भी उन्हें कहा कि इंडिया को पाकिस्तान के एटम बम से डरने की ज़रूरत है। उनके तमाम के तमाम जवाबात भी हम आपको सुनाएंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही है मैम, अभी देखें वो हमारा मिशन हुआ है, मुझे बताते खुद नज़र नहीं आता कि वो मिशन है, वहाँ पे सैटेलाइट ऊपर जा रही है तो उसके ऊपर चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, पाकिस्तानी में हो सकता है मैं गलत हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। आप सही हैं। और दूसरी बात है मीडिया पे जहाँ पे भी दिखाया गया है वहाँ पे देखे हैं लोग बैठे हुए हैं, वो सारे चाइनीज़ बैठे हुए हैं, पाकिस्तानी तो वहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है। मुझे नहीं नज़र आ रहा कि मीडिया में दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तानी वो मिशन है, लेकिन लगता नहीं है वो पाकिस्तानी मिशन, वो मेरा ख्याल है बस यहाँ मीडिया पे दिखाने के लिए पाकिस्तानी मिशन है, रियलिटी में कोई पाकिस्तानी मिशन। जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इंडिया टीवी पे उन्होंने शो दिया है जिसमें पाकिस्तान का जिक्र किया है, उनसे किसी ने पूछा
कि 2015 में आप पाकिस्तान बिना वीज़ा के ही चले गए थे, ऐसा कभी दुनिया में हुआ नहीं है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ अगर मैं चला गया, किसी ज़माने में ये अपना ही देश हुआ करता था। और ये जो उनका स्टेटमेंट है बहुत वायरल जा रहा है। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला है। ठीक बोला है जी। अगर आज भी वो हमें अपना समझते हैं तो अच्छी बात है, समझना चाहिए। क्योंकि उनके दिल में आज भी हमारे लिए इज्जत है, एहतराम है। 9 साल पहले नरेंद्र मोदी जब पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ के इनविटेशन पर, तो वहाँ क्या क्या हुआ था उन्हें अच्छी तरह याद है। मेरे शो में उन्होंने पाकिस्तानी रिपोर्टर का जिक्र किया जो टीवी पर चिल्ला रहा था कि तौबा तौबा, मोदी बिना वीज़ा के पाकिस्तान में कैसे घुस गए। पाकिस्तान के यूट्यूबर्स उस रिपोर्टर की क्लिप भी खोज लाए जिसका जिक्र मोदी ने सलाम इंडिया में किया। उसमें एक सवाल किया रजत शर्मा ने नरेंद्र मोदी साहब से। उन्होंने कहा कि अब ये कहा जाता है कि आपको पाकिस्तान से डर के रहना चाहिए, पाकिस्तान से डरना चाहिए इंडिया को, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब रखता है, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, तो इसलिए इंडिया को डरना चाहिए। तो इसके ऊपर मोदी साहब ने जवाब दिया कि हाँ, मैं तो खुद विदाउट वीजा लाहौर गया था और उनकी ये पावर देख कर आया हूँ। रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहा था, हाय अल्लाह तौबा, हाय अल्लाह तौबा, ये बिना वीजा कैसे आ गए। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए। अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। कि ये पाकिस्तान की तारीख में, शायद दुनिया की तारीख में पहली दफा हो रहा है कि किसी भी मुल्क में जो आजाद और खुद मुख्तार मुल्क हो और उसका अपना एक आइन और उसकी अपनी एक असेंबली हो और अपनी उसकी जमहूरियत हो, कि बगैर वीजे के 120 लोग जो है वो लाहौर में लैंड किया है। तौबा तौबा, ये पहली दफा देखा गया है। और तौबा तौबा, ये पहली दफा देखा गया है कि 120 रुकनी वफद जो है बगैर किसी वीजे के एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क जिसका अपना आइन है, जिसकी अपना पार्लियामेंट है, तौबा तौबा, वो पहली दफा जो है उस इलाके में उसने लैंड किया है। और इस वक्त कोई कानून नहीं देख रहा, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और लाहौर शहर की सड़कों पर वो दंदाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों ने नरेंद्र मोदी के साथ मेरा ये शो काफ़ी मज़े लेकर देखा। वहाँ के टीवी चैनल्स ने मोदी के शो को लेकर अपने कई शो क्रिएट कर लिए। लेकिन कुछ बातें नोट करने वाली हैं। पाकिस्तान के हुक्मरान, वहाँ के नेता मोदी की मुखालफत करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक कहती है कि अगर उनके पास भी मोदी जैसा लीडर होता तो उनकी भी तरक्की हो जाती। पाकिस्तान के लीडर राहुल गांधी की तारीफ करते हैं, राहुल ऑन फायर कहते हैं, कांग्रेस के पार में आने की दुआ करते हैं, लेकिन वहां की पब्लिक मोदी के काम की जमकर तारीफ करती है। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि पाकिस्तान से डरना पड़ेगा क्योंकि उसके पास एटम बम है। इसके साथ इलेक्शन स्पेशल शो में नरेंद्र मोदी ने मुझे कहा था कि पाकिस्तान के एटम बम में कोई दम नहीं है। और मुझे याद है कि कुछ साल पहले तारिक फतेह ने आपकी अदालत में कहा था कि पाकिस्तान के एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें फलूदा भरा हुआ है। आज भी पाकिस्तान में एटम बम और भारत की चंद्रयान को लेकर कई तरह के मजाक होते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है। पाकिस्तान के लोग अपने हुक्मरानों के ऊपर खूब हंसते हैं और खुलकर हंसते हैं। पुणे के कार एक्सीडेंट की आजकल हर जगह चर्चा है। आज इस केस में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आज ये बात सामने आई कि डॉक्टर्स ने 3 लाख रुपए लेकर सबूत मिटाने की कोशिश की। डॉक्टर्स ने पैसा खाकर एल्कोहल टेस्ट के लिए भेजे गए आरोपी लड़के के ब्लड सैंपल्स बदल दिए थे। जिस रात पुणे केस के बड़े बिल्डर के बेटे ने शराब के नशे में 2 नौजवान इंजीनियर्स की जान ले ली थी, उस रात जब पुलिस ने आरोपी लड़के के ब्लड सैंपल जांच के लिए भेजे तो डॉक्टर्स ने लड़के का असली सैंपल डस्टबिन में फेंक दिया और उसकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड सैंपल जांच के लिए भेज दिया। इसीलिए लड़के के अल्कोहल टेस्ट में अल्कोहल नहीं मिला, रिपोर्ट नेगेटिव आई। पुलिस ने इस मामले में 2 डॉक्टर समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट किए गए लोगों ने सतून हॉस्पिटल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के एचओडी डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्रीहरि हलनोर शामिल हैं। तीसरे आरोपी का नाम अतुल घाट कांबले है। अतुल घाट कांबले इसी हॉस्पिटल में टेक्नीशियन है और उसी के जरिए आरोपी लड़के के परिवार वालों ने डॉक्टर्स तक 3 लाख रुपए पहुंचाए। डॉक्टर अजय तावरे के कहने पर डॉक्टर श्रीहरि हलनोर ने
नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल कूड़े में फेंक दिया और उसकी जगह किसी और के सैंपल की रिपोर्ट तैयार कर दी और इस रिपोर्ट में अल्कोहल टेस्ट नेगेटिव दिखाया। लेकिन डॉक्टर की साजिश का खुलासा उस वक्त हो गया जब पुलिस ने इस ब्लड सैंपल का मिलान नाबालिग आरोपी के पिता के डीएनए से किया। दोनों के सैंपल मैच नहीं किए, जिसके बाद पुलिस ने जांच की और इन दोनों डॉक्टर्स की आपराधिक साजिश सामने आई। डॉक्टर श्रीहरि हलनोर ने भी पुलिस पूछताछ में इस बात को कबूल किया है कि उन्होंने अपने एचओडी यानी डॉक्टर अशोक तावरे के कहने पर ब्लड सैंपल बदले थे। आज पुलिस ने इन दोनों आरोपी डॉक्टर्स को कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें 30 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। जो ससून हॉस्पिटल में सैंपल कलेक्ट किया गया था, जिसको वहां के डॉक्टर ने सील करके ये जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके वो जो फोरेंसिक को भेजा था, वो सैंपल उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नहीं था। उनके प्राथमिक तपास में ये बात सामने आई कि उन्होंने जुवेनाइल एक्यूज्ड का सैंपल लिया था, लेकिन उसने उसको डस्टबिन में फेंका था और उसने एक किसी और व्यक्ति का सैंपल से उसको रिप्लेस करके उस जुवेनाइल एक्यूज्ड का नाम लिख करके उसको फोरेंसिक लैब को भेजा था। ये चीज उसने डॉक्टर अजय तावरे के ससून हॉस्पिटल के एचओडी फोरेंसिक मेडिसिन के हैं, उनके कहने पे और उनके द्वारा और ये सब मिलके क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके ये कंडक्ट उनकी हुई थी। इसलिए कल ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और सभी सेक्शन जो मैंने बताया, इसके तहत दोनों डॉक्टर्स को अरेस्ट किया गया है। ये केस एक ब्लेटेंट एग्जाम्पल है इस बात का कि कैसे पैसे के दम पर, रसूख के दम पर सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है और सारा का सारा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। इस केस में पैसे के नशे में चूर नाबालिग लड़के ने 2 बेकसूर नौजवानों की जान ले ली और फिर परिवार वालों ने सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की। लड़के के ग्रैंडफादर ने ड्राइवर पर प्रेशर डाला कि वो लड़के का जुर्म अपने सिर पर ले ले। 3 लाख रुपए देकर डॉक्टर्स ने ब्लड के सैंपल बदल दिए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने लड़के को छोड़ दिया, उससे ऐसे लिखने को कहा। कुल मिलाकर सारे मामले को रफा दफा करने की पक्की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन अगर लड़के का शराब पीते हुए सीसीटीवी फुटेज सामने ना आता और टीवी चैनल्स इस केस को जोर शोर से ना उठाते तो इस केस की हकीकत शायद कभी सामने नहीं आती। अब इस मामले में लड़के का बिल्डर पिता, उसके दादा और 3 डॉक्टर्स जेल में हैं। लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। उम्मीद करनी चाहिए इस केस में गुनहगारों को ऐसी सजा मिलेगी जो दूसरों के लिए एक नजीर बने।